हेलो हाय नमस्कार। कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चे। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे और मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं नीतू मान आपको फिर से वेलकम करती हूँ आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है एएस कैंपस। तो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम क्लास 8 साइंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। जी हाँ बेटा, इस चैप्टर के बारे में एक एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। हर एक कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे। फोर्स क्या होती है, कौन कौन सी टाइप की फोर्स होती हैं, क्या क्या इसके इफेक्ट होते हैं, प्रेशर क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेटा, आपने कॉपी पेन साथ रखना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे और वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ, वहां से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है वहां पे। ठीक है, देखिए ये एक टेबल है। इस टेबल के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको इसके ऊपर एक बुक दिखाई दे रही है। देखिए, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। हम इस बुक को बेटा मूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसको मैं या तो, जैसे मैं मान लो इधर खड़ी हूँ, इधर मैं खड़ी हूँ, तो इसको बेटा या तो मैं अपने से उस साइड पे क्या कर दूंगी, पुश कर दूंगी, या फिर मैं इसको पकड़ के अपनी साइड क्या कर लूंगी, खींच लूंगी, पुल कर लूंगी। ठीक है, अपनी साइड खींचना क्या होता है, पुल करना, और अपने से दूर करना किसी चीज को क्या होता है, पुश करना। ठीक है, तो इस बुक को या तो मैं अपनी साइड खींच लूं या फिर मैं क्या कर दूं, अपने से दूर कर दूं। ये दो चीजें कर सकती हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए, ओपनिंग और शटिंग आर डोर हम डेली करते हैं। हमारी डेली लाइफ में हम रोज ये काम 10 बार करते हैं। किसी डोर को हमने क्या किया, ओपन किया, या फिर उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। एक में क्या करें, हम उसको अपनी साइड खींच रहे हैं और दूसरे में क्या करें, हम उसको अपने से दूर कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम आ वेल। एक कुएं से ये औरत जो है पानी खींच रही है। ये बाल्टी को क्या करेगी बेटा, ऐसे रस्सी को ऐसे अपनी साइड क्या करेगी, खींचेगी, पुल करेगी, तो वो जो पानी की बकेट है वो क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। और फिर जब इसको दोबारा भरना है तो फिर ये उस रस्सी को क्या करेगी, अपने से दूर करेगी। फिर वो रस्सी कहाँ चली जाएगी, वापस से कुएं के अंदर चली जाएगी। तो इस तरीके से ये क्या कर रही है, कुएं में से पानी निकाल रही है। और देखते हैं, देखिए, अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक। पेनल्टी किक होती है ना, जिसमें उसको मौका दिया जाता है कि वो बॉल को किक करके क्या कर दे, गोल कर दे। ठीक है, तो ये बेटा क्या कर रहा है, ये इस बॉल को किक कर रहा है, मतलब इस बॉल को ये मारेगा पैर से, और ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, गोल करने की कोशिश कर रहा है। इस बॉल को ये इसके अंदर डालने की कोशिश कर रहा है। तो इस बॉल को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, अपने से दूर फेंक रहा है। ठीक है, इसी तरीके से क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। बॉल फेंकी, हम लोग देखते हैं ना, क्रिकेट खेलते भी हैं आप लोग। तो बॉल आई और इसने उसको बैट से क्या कर दिया, दूर फेंक दिया, पुश कर दिया उस बॉल को। इसी तरीके से मूविंग अ लोडेड कार्ट। ये कार्ट है जिसके अंदर कुछ सामान है, और ये आदमी जो है ये इसको मूव करने की कोशिश कर रहा है। इस पे रस्सी बांध रखी है इसने, और उस रस्सी को ये क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो ये जो कार्ट है ये इसके पीछे पीछे क्या हो रहा है, इसके साथ मूव कर रहा है। ठीक है, ये इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। ठीक है, और देखते हैं, ओपनिंग आर डोर। ये कुछ उसी तरीके की है, जैसे हम गेट को खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं डोर को, उसी तरीके से डोर को ओपन किया, अपनी साइड पुश किया, पुल किया सॉरी, और फिर बंद किया तो पुश कर दिया। ठीक है, ये क्या है, इरेजिंग आ ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे हमने कुछ लिखा और उसको हम क्या करें, इरेज करें। डस्टर को एक बार अपनी साइड लेके आएंगे, फिर अवे लेके जाएंगे, फिर लेके आएंगे, फिर अवे लेके जाएंगे। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है, फ्रॉम अबो एग्जाम्पल्स फोर्स इज अ पुश और पुल और बोथ। देखिए बेटा, हमने ये जितनी भी एक्टिविटीज करी, हमने गेट को खोला या हमने गेट को बंद कर दिया या हमने किसी कार्ट को खींचा, ठीक है, हमने जो कुछ भी करा, हमने कुएं में से पानी निकाला, हमें जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं, कौन सी चीज है जो इन सब चीजों को करवा रही है, कौन सी क्वांटिटी है जो इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने बॉल को किक मारा तो बॉल दूर जाके गिरी, कौन सी क्वांटिटी थी वहां पे, कौन सी चीज थी वहां पे जिसने उस बॉल को क्या कर दिया, दूर जाके वो बॉल गिर गई। क्या हुआ वहां पे, वहां पे बेटा एक ऐसी चीज थी जिसने उस बॉल को वहां से दूर करवा दिया। ठीक है, तो कौन थी वो फोर्स था। कौन था, फोर्स। फोर्स ही वो क्वांटिटी है जिसने, अभी हमने जितनी चीजें डिस्कस करी, इन सब चीजों को जो करवा रही थी वो कौन थी, वो फोर्स थी। ठीक है, आपको बात समझ में आई। फोर्स ही है जो गेट को, डोर को
ओपन कर रहे थे, बंद कर रहे थे। एक बारी अपनी साइड आ रहा था, एक बारी अपने से दूर जा रहा था। फोर्स ही है जो एक बॉल आ रही है, मान लो हमने बॉल को क्या कर लिया, कैच कर लिया। कैच करते हैं ना हम लोग बॉल को, तो हमने बॉल को कैच कर लिया। तो किस वजह से, किसने हेल्प करी, कौन था वहां पे, तो बेटा वो फोर्स है। ठीक है, क्या है वो, फोर्स है। फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स इज अ पुश, फोर्स इज अ पुश और पुल और बोथ। फोर्स जो होता है किसी चीज को पुश करना, किसी चीज को पुल करना, या दोनों चीजें एक साथ करना, हम पुश भी कर रहे हैं और पुल भी कर रहे हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हम इस चीज को फोर्स बोलते हैं। आइए आपको बात समझ में, इस चीज को बेटा फोर्स बोला जाता है। देखिए, अ फोर्स इज अ पुश और पुल और बोथ। कोई भी चीज जिसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को या तो अपनी साइड खींच रहे हैं जिसको हम पुल बोलते हैं, या फिर हम अपने से अवे कर रहे हैं जिसको हम पुश बोलते हैं, या फिर हम दोनों चीजें एक साथ कर रहे हैं, हम पुल भी कर रहे हैं और हम पुश भी कर रहे हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं बेटा, इस चीज को हम फोर्स बोलते हैं। ठीक है, फोर्स कैन नॉट बी सीन बट वी कैन फील एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स। फोर्स को बेटा हम देख नहीं सकते, हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, जैसे हमने बॉल को किक मार दी, हमारी बॉल दूर जाके गिरी। ठीक है, हमने उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया, क्या हमको वो फोर्स दिख रहा है, क्या हमको दिखा, फोर्स हमको दिखता नहीं है, वी कैन नॉट सी इट, बट हमें इसके इफेक्ट्स दिखते हैं। हमें ये फोर्स लगाने के बाद वहां पे जो कुछ भी हुआ, जैसे हमारा बॉल था वो दूर जाके गिर गया, तो हमें वो इफेक्ट तो दिखा कि भाई बॉल दूर जाके गिरा, लेकिन उसके ऊपर कैसे फोर्स लगा, कितना फोर्स लगा, हमें वो नहीं दिखता, हमें फोर्स दिखता नहीं है। ठीक है, हमने डोर को ओपन कर लिया, ठीक है, हमने डोर को ओपन किया, हमें वहां पे फोर्स नहीं दिखेगा, लेकिन हमने उसको क्या किया, हमने उसको अपनी साइड पुल करा ना, तो फोर्स की वजह से वो गेट खुल तो गया, लेकिन हमको वो फोर्स दिखा नहीं, हमें सिर्फ उसका इफेक्ट दिखा, हमें वो गेट खुलता हुआ दिख गया कि गेट खुल गया, हमको फोर्स नहीं दिख रहा, हमको सिर्फ फोर्स का क्या दिख रहा है, इफेक्ट दिख रहा है कि उस फोर्स की वजह से हुआ क्या। ठीक है, हमको फोर्स नहीं दिखता, हमको सिर्फ वो चीजें दिखती है जो उस फोर्स की वजह से हो रही है। हमको बॉल दूर गिरी दिखती है, हमको गेट खुला हुआ या बंद हुआ दिखता है, हमको डोर खुला या बंद हुआ दिखता है, वो क्या है, वो उस फोर्स का इफेक्ट है, वो हमको दिखता है, हमको फोर्स नहीं दिखता है। ठीक है, आगे देखिए, फोर्स क्या होता है बेटा, बार बार डिस्कस कर रहे हैं, या तो पुश होता है या तो पुल होता है। पुश के अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है कि हम अ फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम आवर बॉडी, किसी भी चीज को अगर हम अपनी बॉडी से दूर लेके जा रहे हैं, जैसे ये बोतल है बेटा, ठीक है, मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, अपनी बॉडी से दूर लेके जा रही हूँ, तो अब ये क्या है, अब ये पुश करना है, अब ये क्या है, अब ये पुश है। अगर मैं इसको ऐसे अपनी साइड लेके आऊं, अपनी अपनी बॉडी की तरफ अगर मैं इसको खींचूं, तो अब ये क्या है, अब ये पुल है। ठीक है, किसी चीज को अपनी बॉडी की तरफ खींचना पुल होता है, और अपनी बॉडी से अवे करना पुश होता है। ठीक है, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, पुल। फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स आवर बॉडी, किसी चीज को अपनी बॉडी की तरफ खींचना पुल होता है, और अपनी बॉडी से दूर करना पुश होता है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल, कई जगह पे ये दोनों चीजें इकट्ठी भी होती है। ठीक है, जैसे हम डस्टर से ब्लैक बोर्ड को इरेज करें, हम साथ साथ करें, हम पुश भी करें पुल भी करें, पुश भी करें पुल भी करें, हम दोनों चीजें कर रहे हैं, करें कि नहीं करें, हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर, जैसे मान लो ये ब्लैक बोर्ड है, कुछ लिखा हुआ है, मैं डस्टर से ऐसे इरेज करूँ, तो साथ साथ चल रहा है, पुश और पुल चल रहा है ना। ठीक है, तो इन चीजों को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन चीजों को हम फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, फोर्स बोलते हैं। हमें दिखता नहीं है कि हमने कितना लगाया, कैसे, हमें सिर्फ उसका इफेक्ट दिखता है कि हाँ गेट खुल गया भाई, तो मतलब वहां पे फोर्स लगा है, वो फोर्स मेरे को नहीं दिख रहा, लेकिन मेरे को उसका इफेक्ट दिख रहा है कि फोर्स लगाने की वजह से क्या हो गया, गेट खुल गया। ठीक है बेटा, चलिए, फोर्सेज आर ड्यू टू इंट्रैक्शन, फोर्सेज आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन, इस बात का क्या मतलब है, देखो ये एक गाड़ी आप लोगों को दिख रही है, ये एक आदमी दिख रहा है, अगर ये इस गाड़ी से इतना पीछे खड़ा है, ठीक है, तो क्या इस गाड़ी पे कोई असर होगा, क्या इस आदमी पे कोई असर होगा,
यहाँ गाड़ी खड़ी है, यहाँ ये आदमी खड़ा है, इनके बीच में आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो बेटा यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता। फोर्स जब लगता है बेटा जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो। देखो अब ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, ये आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं करे, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, गाड़ी में कुछ नहीं होगा, ना गाड़ी मूव करेगी, कुछ नहीं होगा उस गाड़ी के साथ। अब देखो, अब ये आदमी इस गाड़ी को पुश कर रहा है, इंटरेक्शन हुआ अब इन दोनों के बीच में, तो अब इसने इसको क्या करा, पुश करा। अब मान के चलो ये बहुत पावरफुल आदमी है, इसके अंदर इतनी पावर है कि ये गाड़ी को हिला सकता है। ठीक है, इसके अंदर पावर ज्यादा है। तो अब जब ये इसको पुश कर रहा है बेटा, तो ये गाड़ी क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। ठीक है, तो कब मूव करी, जब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा ना दो बॉडीज के बीच में, तब तक वहां पे कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करता, कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। ये देखिए, इफ अ मैन स्टैंड्स बिहाइंड अ कार, कार डज नॉट मूव। अगर ये यहाँ खड़ा है बेटा तो कार मूव नहीं करेगी। बट इफ अ मैन पुशेस द कार, अगर ये इसको पुश कर रहा है तो ही अप्लाइड फोर्स एंड द कार बिगिंस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब ये इसको पुश कर रहा है बेटा, और बहुत पावर के साथ पुश कर रहा है, क्योंकि गाड़ी है, गाड़ी को पुश करने के लिए, उसको मूव कराने के लिए काफी पावर चाहिए। मान के चले काफी पावर के साथ पुश कर रहा है, तो अब इसने इस गाड़ी को क्या करवा दिया, मूव करवा दिया। कब मूव करवाया, जब इसमें और इस गाड़ी में क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ, उसने उसको कुछ करा। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये दोनों लड़कियां, वो उसको पुश कर रही है, वो उधर से उसको पुश कर रही है। ठीक है, ये दोनों लड़ाई कर रही है आपस में, वो ऐसे उसको कर रही है, वो उधर से उसको कर रही है। ये आपस में क्या कर रही है, ऐसे डांस नहीं करते हैं। ठीक है, वो उसको खींच रहे, वो उसको खींच रहे, इस तरीके से डांस करते हैं। ये इसको खींच रही है तो ना ये गिरेगी, ये इसको खींच रहे ना ये गिरेगी, है ना। अब ये क्या कर रहा है, ये इस बैल को खींच रहा है अपनी साइड, पुल कर रहा है। तो बोथ द गर्ल्स अपेयर टू पुश ईच अदर, दोनों एक दूसरे को पुश कर रही हैं। बोथ द गर्ल्स अपेयर टू पुल ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को पुल कर रही है। काउ एंड द मैन अपेयर टू पुल ईच अदर, ये इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। ठीक है, अब इस ऑब्जर्वेशन से हमने क्या देखा, ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन से जो हमने अभी देखा, वो दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, तो इससे हमने क्या देखा बेटा, कि एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स चाहिए फोर्स को लगने के लिए। एक सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा बेटा, मिनिमम दो ऑब्जेक्ट्स हमको चाहिए अगर फोर्स को रोल में आना है तो। ठीक है, एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। जब तक दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक बेटा वहां पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होगा तब वहां पे कोई ना कोई फोर्स क्या होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई। तो फोर्स लगने के लिए क्या जरूरी है, दो ऑब्जेक्ट्स का इंटरेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए बेटा, फोर्सेज को एक्सप्लोर करते हैं। अब देखिए बेटा, एक्सप्लोरिंग फोर्सेज, फोर्सेज को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, ये एक बॉक्स है, ठीक है, आपको बॉक्स दिख रहा है, ये एक बॉक्स है, और ये दो बंदे हैं, एक का नाम है रोहन, एक का नाम है मोहन, ने मान लिया। ठीक है, एक रोहन है, एक कौन है, एक मोहन है। अब रोहन भी इसको क्या कर रहा है बेटा, अपने से अवे कर रहा है, धक्का मार रहा है ना, और धक्का मारना अपने से अवे लेके जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा फोर्स होता है, वो पुश होता है या पुल होता है, वो पुश होता है। ठीक है, क्या होता है, वो पुश होता है, पुल तो अपनी साइड खींचना होता है। तो बेटा रोहन जो है वो इस बॉक्स को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, और मोहन भी क्या कर रहा है, उसी का साथ दे रहा है, वो भी उसको क्या करवा रहा है, पुश ही करवा रहा है। तो दोनों के दोनों, रोहन और मोहन बेटा एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में। ये भी उधर धक्का दे रहा है और दूसरा भी उधर ही क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो बेटा अब क्या रिजल्ट होगा इस बात का, ठीक है, जब एक से ज्यादा फोर्सेस काम कर रहे हो बेटा, तो उन फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होता है, क्या रिजल्ट निकल के आएगा, उसको हम लोग नेट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, नेट फोर्स बोलते हैं। जब एक से ज्यादा फोर्स काम कर रहे हो बेटा, तो उन फोर्सेस का रिजल्ट क्या निकल के आएगा, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, नेट फोर्स बोला जाता है। अब देखो, ये रोहन और मोहन दोनों एक ही साइड में धक्का मार रहे हैं, ठीक है, तो एक ही साइड में जब ये धक्का मार रहे हैं बेटा, एक ही साइड में ये फोर्स लगा रहे हैं, एक ही साइड में पुश कर रहे हैं, तो इन दोनों की फोर्स आपस में क्या हो जाएगी,
एड अप हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हम घर पे किसी भारी चीज को कई बारी करते हैं ना, एक जने से नहीं हो रहा तो हम दो तीन इकट्ठे हो जाते हैं, फिर हमसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सबकी फोर्स क्या हो गई, ऐड हो गई। घर में सरकाते हैं ना किसी भारी चीज को कई बारी, तो दो तीन बंदे खड़े होकर उसको सरका लेते हैं। कैसे? क्योंकि उन सब ने एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाया। अब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं बेटा, तो सबका फोर्स आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो रोहन का मान लो F1 है, मोहन का F2 फोर्स है, तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो जाएगा बेटा, F1 प्लस F2। ठीक है, घर पे कई बार हम बेड सरकाते हैं या कोई टेबल सरकाते हैं ना, अगर अकेले से नहीं हो रहा तो हम हेल्प लेते हैं और फिर हम मिलके एक ही साइड में फोर्स लगाते हैं, तो वो चीज़ हम लोग मूव करवा देते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमने एक ही साइड में फोर्स लगाया, तो हम सबका फोर्स क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स कैसे निकलेगा बेटा, अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं तो बेटा उनको क्या कर देना है, सिंपली ऐड कर देना है। ठीक है, इफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द सेम डायरेक्शन द नेट फोर्स इज द सम ऑफ द टू फोर्सेस। अगर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो सिंपली उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन कंबाइन बाय एडिशन, इसको बेटा अनबैलेंस्ड फोर्स बोला गया है। अनबैलेंस्ड क्यों बोला, अनबैलेंस्ड इसलिए बोला बेटा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स कुछ निकल के आएगा। ठीक है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दो टाइप से चीजें होती है। देखो जैसे मेरे पास ये बॉक्स है बेटा, ठीक है, ये बॉक्स है, इसको अगर हम दो बंदे इस साइड से इस पे फोर्स लगाएं तो हमने इसको यहाँ से यहाँ तक क्या करवा दिया, मूव करवा दिया। ठीक है, तो ये फोर्स जो होगा बेटा ये अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। फिर बैलेंस्ड कौन सा होगा, बैलेंस्ड होगा कि रोहन तो इधर से फोर्स लगा रहा है और उतना ही फोर्स जितना रोहन लगा रहा है उतना ही फोर्स मोहन उधर से लगा रहा है, इधर से एक इधर से लगा रहा है एक इधर से लगा रहा है, और दोनों का फोर्स बराबर है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा बेटा अब यहाँ पे फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स जीरो हो जाएगा और ये क्या होगा अब बैलेंस्ड। ठीक है, आई बात समझ में? तो जब दोनों साइड से सेम फोर्स लग रहा है तो वो बैलेंस्ड फोर्स है, और अगर ऐसे एक ही साइड लग रहा है तो भी अनबैलेंस्ड है, और अगर एक साइड से रोहन ज्यादा ताकत वाला है मोहन कम ताकत वाला है तो रोहन उसको क्या कर देगा, धक्का मार देगा, तो भी वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए बेटा, अब रोहन तो इधर से धक्का मार रहा है और मोहन उधर से मार रहा है, अब होगी दोनों की लड़ाई। अब रोहन और मोहन की क्या हो गई, आपस में लड़ाई हो गई। अब रोहन इधर से मार रहा है और मोहन उधर से मार रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा बेटा, अब ये बॉक्स मूव करेगा या नहीं करेगा ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये फोर्स कितना लगा रहे हैं। ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं कि रोहन जो है वो मोहन से ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, रोहन क्या है, ज्यादा पावरफुल है। अब अगर ये ज्यादा पावरफुल है और उसकी पावर कम है बेटा तो ये उस बॉक्स को उस साइड क्या कर देगा, मूव करवा देगा, है ना, इसकी पावर ज्यादा है। तो अब अगर इसने इसको मूव करवा दिया बेटा तब नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, अब फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है, इसका फोर्स इस डायरेक्शन में है इसका फोर्स इस डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन अलग है। जब डायरेक्शन अलग होगी तो नेट फोर्स के लिए बेटा हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब ऐड नहीं होंगी चीजें, अब सब्ट्रैक्ट होंगी। सब्ट्रैक्ट कैसे होंगी बेटा, जिसकी फोर्स ज्यादा है उसमें से जो कम फोर्स वाला है उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये तो है एक केस। एक केस ये है कि रोहन की फोर्स ज्यादा थी मोहन की फोर्स कम थी, तो रोहन ने उस डायरेक्शन में बॉक्स को क्या करवा दिया, मूव करवा दिया। ठीक है, चलो पहले इसको देखते हैं। इफ टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन नेट फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेज एंड इज एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स। ये कह रहा है बेटा कि अलग अलग डायरेक्शन से अगर फोर्स लग रहा है तो डायरेक्शन मोशन का वो वाला होगा जिसमें ज्यादा फोर्स लग रहा है। जैसे ये ज्यादा फोर्स लगा रहा था तो बॉक्स इसकी डायरेक्शन के हिसाब से मूव करेगा जिधर ये फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये भी अनबैलेंस्ड फोर्स है, एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन कंबाइंड बाय सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एक केस तो बनता है ये। अगला केस ये बनता है बेटा कि रोहन और मोहन बराबर फोर्स लगा रहे हैं, दो ही रोटी रोहन ने खा रखी है दो ही रोटी मोहन ने खा रखी है। ठीक है, दोनों के पास सेम एनर्जी है सेम पावर है, इतना ही पुश रोहन कर रहा है उतना ही उधर से पुश मोहन कर रहा है। अब क्या होगा, अब बेटा ये बॉक्स मूव नहीं करेगा,
अब ये वहीं पे रहेगा, जितना इधर से रोहन पुश कर रहा है उतना ही उधर से मोहन पुश कर रहा है, तो अब ये मूव ही नहीं करेगा, ये वहीं पे रहेगा। अब नेट फोर्स क्या होगा, अब बेटा नेट फोर्स हो जाएगा 0, ZERO 0, ठीक है, क्योंकि उसके फोर्स ने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और अपना ऑब्जेक्ट जो है ना इस कंडीशन में मूव नहीं करेगा। आई आपको बात समझ में। अब ये बैलेंस्ड फोर्स है, क्या है, अब ये बैलेंस्ड फोर्स है, अब ये अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। चलिए, स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। स्ट्रेंथ को बेटा मैग्नीट्यूड से दिखाते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे नंबर होते हैं, जैसे मान लो फोर्स है अपना 15 और फोर्स की यूनिट होती है बेटा न्यूटन। फोर्स को किस में मापते हैं, न्यूटन में। मान लो अपना फोर्स 15 न्यूटन है, ठीक है। तो 15 न्यूटन के अंदर बेटा जो एन लिखा हुआ है ये तो फोर्स की यूनिट है, न्यूटन। जैसे हम लोग मास की लेते हैं ना, किलोग्राम या ग्राम, या डिस्टेंस की लेते हैं मीटर किलोमीटर, इसी तरीके से फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। अब ये 15 क्या है बेटा, ये 15 है इसका क्या है, ये मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो होता है बेटा वो नंबर होता है, जैसे 5 न्यूटन है तो 5 मैग्नीट्यूड है उसका, 10 न्यूटन है तो उसका 10 मैग्नीट्यूड है, और एन क्या है उसका, जो यूनिट है उसकी फोर्स की वो है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि स्ट्रेंथ जो है फोर्स का इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है वहां पे फोर्स है। वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट्स। यस, जो फोर्स होता है बेटा ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो क्वांटिटी होती हैं वो दो होती हैं, एक होती है स्केलर और एक होती हैं वेक्टर। स्केलर कौन सी होते हैं, स्केलर वो होती हैं बेटा जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, के पास क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, इनके पास बेटा डायरेक्शन नहीं होता। वेक्टर वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और जिनके पास डायरेक्शन भी होता है। यहाँ पे डायरेक्शन की भी बात करनी है और मैग्नीट्यूड की भी बात करनी है। कैसे, देखो, फोर्स लगाया, 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में लगाया, उधर लगाया, उधर लगाया या उधर लगाया, मुझे डायरेक्शन की भी बात करनी पड़ेगी कि मैंने उस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है। तो जिन क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है वो बेटा वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, और जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है वो क्या होती हैं, वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब फोर्स जो है बेटा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हमें इसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमारा काम नहीं चलेगा। इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस। यस, अगर हम फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दें बेटा या मैग्नीट्यूड चेंज कर दें तो उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाता है, ठीक है। मान के चलो एक बॉक्स था, उसके ऊपर मैं फोर्स लगा रही थी, ठीक है। अब वो फोर्स है बेटा, उस मान लो मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, मेरे से वो बॉक्स 5 न्यूटन के फोर्स पे नहीं हिल रहा। अगर मैंने अपना फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, मैंने 10 न्यूटन कर दिया, 10 न्यूटन करते ही क्या पता बॉक्स मूव कर जाए, है ना। तो अफेक्ट बदल गया ना, फोर्स की मैग्नीट्यूड चेंज होते, कम मैग्नीट्यूड का था तो मूवमेंट नहीं हो रहा था, मैंने मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया तो मोशन हो गया, तो अफेक्ट चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से कोई इधर से चीज आ रही है, मैंने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया, उसका डायरेक्शन बदल दिया। आई बात समझ में। तो बेटा फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर हम चेंज करते हैं तो अफेक्ट भी चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बेटा इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या होगा इसकी वजह से। देखिए, फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स जो है वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है। जैसे मान के चलो फुटबॉल खेल रहे थे, फुटबॉल पहले रेस्ट पे थी, हमने उसको किक मारा, फुटबॉल किस में आ गई, रेस्ट से मोशन में आ गई, आगे की नहीं आ गई, तो हमने उसकी स्टेट ऑफ मोशन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। वो ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे था, हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करा और उसको हम किस में ले गए, हम उसको मोशन में ले गए, हमने उसकी स्टेट को चेंज कर दिया। इसी तरीके से मान लो किसी कोई क्रिकेट खेल रहा है, उसने बॉल को मारा बैट से, बैट्समैन ने बॉल को मारा और एक फील्डर ने उस बॉल को क्या कर लिया बेटा, कैच कर लिया, ठीक है। तो वो बॉल मोशन से एकदम से किस में आ गया, कैच होते ही रेस्ट में आ गया,
किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। तो ये क्या हुआ, फोर्स ने स्टेट को चेंज कर दिया। रेस्ट वाले को मोशन में लेके जा सकता है और मोशन वाले को किस में लेके आ सकता है? रेस्ट में लेके आ सकता है। फुटबॉल खेल रहे थे, किक मारा, रेस्ट से मोशन में चला गया। और क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल को कैच कर लिया, बॉल किस में आ गया? मोशन से रेस्ट के अंदर आ गया। आई आपको बात समझ में? ठीक है। तो फोर्स कैन चेंज स्टेट, मूविंग फ्रॉम रेस्ट, मूविंग से रेस्ट में आ सकते हैं, और कमिंग टू रेस्ट फ्रॉम मोशन, और रेस्ट वाले को मोशन में लेके जा सकते हैं। चेंज द स्पीड, स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, स्पीड भी चेंज कर सकते हैं बेटा। अगर इस डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ, इस डायरेक्शन में मैं साइकिल लेके जा रही हूँ, अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊं तो मेरा स्पीड बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? जी हाँ, बढ़ जाएगा। अगर बेटा कभी भी मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, या फिर मोशन से उल्टी साइड में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या फोर्स शेप भी चेंज कर सकता है? करके देखते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक बोतल है, ठीक है। इसके ऊपर बेटा मैं फोर्स लगाती हूँ, देखते हैं क्या इसका शेप चेंज होगा। ये देखो, दिख रहा है? शेप चेंज हो गया ना इसका। किससे हुआ? मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा रखा है ना। तो फोर्स से बेटा ऑब्जेक्ट्स का शेप भी चेंज हो सकता है। ये देखो, हो गया ना चेंज। तो फोर्स से बेटा शेप में भी हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। और करके देखते हैं। ये देखिए, क्या शेप में फोर्स लगा के क्या कर पा रही हूँ? चेंज कर पा रही हूँ ना। ठीक है। तो फोर्स से बेटा शेप भी चेंज हो सकता है। ये देखिए, इसका शेप ये है, ये रबड़ बैंड है, ये शेप है इसका। इस पे अगर मैं फोर्स लगाती हूँ तो इसका शेप क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है। तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और देखते हैं, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जी हाँ, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो बेटा हॉकी खेलते हैं ना, तो हॉकी में क्या होता है? उधर से बॉल आई और उसको हम लोग घुमा देते हैं अपनी हॉकी स्टिक से। उधर से आ रही थी, उसको उधर ले गए हमने। अल्टीमेटली अपने उसमें लेके जानी होती है ना, गोल करना होता है हमने, तो दूसरे के उधर लेके जाएंगे गोल करने। तो उस बॉल की हर मिनट में क्या चेंज करते हैं? डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अब दोबारा से रिवाइज करते हैं बेटा, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स की वजह से हम क्या क्या कर सकते हैं? देखो, फोर्स की वजह से बेटा स्टेट चेंज हो सकती है। मतलब मूविंग फ्रॉम रेस्ट, मूविंग से रेस्ट में आ सकता है, या फिर रेस्ट वाला किस में जा सकता है? मोशन में जा सकता है। स्पीड चेंज कर सकते हैं। ठीक है। फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट की जो है ना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं। हॉकी खेलते हैं हम, उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं बॉल की बार बार। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, शेप, शेप भी उसकी हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। और क्या चेंज कर सकते हैं? उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये सब क्या है? फोर्स के इफेक्ट्स हैं। अब देखो, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ये वही वाली बातें बेटा जो मैंने तुमको अभी बताई है। ये देखिए, ये इसने बॉल को क्या मारा? किक मारा। किसी ने उस बॉल को किक मारा, इसने उस बॉल को पकड़ लिया। ठीक है। ये गोल करने की कोई प्लेयर कोशिश कर रहा था और ये गोलकीपर वहां पे खड़ा हुआ था, तो उसने बॉल को किक मारा बेटा, तो इस प्लेयर ने क्या कर लिया? बॉल को पकड़ लिया, गोल नहीं होने दिया। तो एकदम से फुटबॉल मोशन में आई और इसने उस फुटबॉल को पकड़ लिया, तो फुटबॉल एकदम से मोशन से किस में आ गई? रेस्ट में आ गई। सेम चीज क्रिकेट में होती है। अगर हम कैच करते हैं तो मोशन से एकदम से बॉल किसके अंदर आ गई? रेस्ट के अंदर आ गई। तो उसकी स्टेट चेंज हो गई, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई। जी हाँ, स्टेट ऑफ मोशन क्या हो गई? चेंज हो गई। ये देखो, ये रेस्ट पे है, ये फुटबॉल अभी किस पे है? ये फुटबॉल अभी रेस्ट पे है। ये रही, इसने इसको किक मारा, किक मारते ही फुटबॉल किसके अंदर आ गई? मोशन के अंदर आ गई। रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट। ये है, शुरू में रेस्ट पे होगा, रेस्ट से उसने उसको मारना शुरू करा, वो किसके अंदर चला गया? मोशन के अंदर चला गया। तो बेटा फोर्स क्या कर सकती है? स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स स्पीड। जी हाँ, स्पीड भी चेंज कर सकती है। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, अगर मोशन की ही डायरेक्शन में, जैसे मान लो इधर जा रहा है बेटा ऐसे, अगर ये इसी डायरेक्शन में इसको पीछे से डंडा मार रहा है, पीछे से क्या कर रहा है? इसको डंडा मार रहा है। ये देखिए, ये जो इसका टायर है ये इस साइड जा रहा है और ये पीछे से इसको डंडा मार रहा है, फोर्स लगा रहा है ये उसके ऊपर पीछे से, तो इस टायर की स्पीड बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? इसकी
स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि मोशन भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी वो इसी डायरेक्शन के अंदर लगा रहा है। आई आपको बात समझ में? जिस डायरेक्शन में मोशन हो, अगर उसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स का जो है क्या बढ़ जाता है बेटा, ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो if the force applied on the object is in the direction of its motion, speed of the object increases. If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, अब अगर मोशन जिस साइड जा रहा था उसके अपोजिट अगर हम फोर्स लगाने की कोशिश करें तो बेटा इट रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई चीज उधर मूव कर रही है और उसको उधर से तुम कोशिश करो रोकने की, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स कैन चेंज द शेप, ये मैंने तुमको अभी करके दिखाया। ये रबड़ बैंड को खींच के अभी मैंने तुमको दिखाया। ये आटा है बेटा, आटे की शेप चेंज करते हैं ना, फिर रोटियां बनाते हैं उससे, तो ये भी फोर्स की वजह से। ये कोई बोतल थी खाली, उसको इसने क्या कर दिया, स्क्वीज कर दिया, तो ये सब फोर्स की वजह से हम शेप चेंज कर रहे हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जी हाँ, फोर्स से डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। अब ये देखो, बॉल को इसने मारा, इसने बैट्समैन ने, किसी ने बॉलर ने बॉल फेंकी बेटा, उसकी डायरेक्शन मान लो ये वाली, तो उसने इस डायरेक्शन से बॉल फेंकी, सामने बैट्समैन खड़ा है, उसने उस बॉल को बल्ले से मारा, बैट से मारा, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई ना। इस डायरेक्शन में गई थी बॉल, अब तो पता नहीं किस डायरेक्शन में जाएगी, तो डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स लगाने से चेंज हो गई। ऐसे ही कैरम बोर्ड में हम खेल रहे होते हैं, हम डायरेक्शन चेंज करते हैं ना इनकी, ऐसे। इसी तरीके से टेनिस प्लेयर है, टेनिस कह लो, बैडमिंटन कह लो, वो बेटा उधर से मान लो आ रहा है, ठीक है, वो रैकेट से मारता है, रैकेट से मारता है, तो उसकी डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर देते हैं, टेनिस बॉल की डायरेक्शन को हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, चेंजिंग द डायरेक्शन। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, हम शेप भी चेंज कर सकते हैं, हम स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, हम उसका स्टेट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या थे, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स थे। दोबारा से रिवाइज करके देखते हैं। स्टेट चेंज कर सकते हैं, रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में, स्पीड को चेंज कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं। ये क्या है, ये फोर्स के इफेक्ट्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बेटा फोर्स की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फोर्स जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से होते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन? Force that can be applied only when it is in contact with an object is called a contact force. Contact force को लगने के लिए बेटा, जब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है तो वो दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होने बहुत जरूरी है, एक दूसरे के साथ टच में होने बहुत जरूरी है, तब कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। आई आपको बात समझ में? कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में कह लो या टच में कह लो, ये होने बहुत ज़्यादा जरूरी है, तब भी कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा वहाँ पे, अदरवाइज नहीं लगेगा। जबकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बेटा थोड़ा सा दूर से भी लग जाएगा, इसके लिए दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के टच में होना जरूरी नहीं होता। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स थोड़ा सा डिस्टेंस से भी काम करता है। आइए आपको बात समझ में, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट्स को टच में आना जरूरी है तो कॉन्टैक्ट फोर्स, और टच में आए बिना भी अगर फोर्स काम कर रहा है तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इनके एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं। देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स जो होते हैं बेटा ये दो होते हैं, एक होता है मस्कुलर फोर्स और एक होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के ऊपर आपका पूरा एक कंप्लीट चैप्टर आएगा आपकी 8th क्लास के अंदर ही, फ्रिक्शन के ऊपर पूरा कंप्लीट एक चैप्टर है। तो आज यहाँ से आप एक चीज़ सीख के जाएंगे कि फ्रिक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। क्या होता है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स बेटा दो होते हैं, एक मस्कुलर, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इनको अभी जानेंगे ये क्या होते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बेटा तीन होते हैं, एक मैग्नेटिक, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तीन होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इनको हम डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है बेटा मस्कुलर फोर्स। अब हमको इतना तो पता लग गया कि जो मस्कुलर फोर्स है ये एक टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स है। मतलब ये फोर्स तब काम करेगा जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होंगे या टच में होंगे, तभी ये फोर्स काम करेगा। तो बेटा मस्कुलर फोर्स वो होता है जिसमें हमारे मसल्स का यूज हो,
हमारी बॉडी के मसल्स का जिसमें यूज हो उसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। जैसे जैसे मैंने इस बोतल को उठाया, मैंने क्या किया, इस बोतल को उठाया, इस बोतल को इधर लेके जा रही हूँ, उधर लेके जा रही हूँ, इसको मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है। किसकी वजह से लगा पा रही हूँ? अपने मसल्स की वजह से। तो कैसा फोर्स है यहाँ पे? मस्कुलर फोर्स है। अब इसको मैंने अगर मैं दूर कर दूं, अब मैं इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा पा रही, मान लो जैसे यहाँ पे तो मेरे को पकड़ना पड़ रहा है, अगर मैं इसको ना पकड़ूं, मान के चलो रख दूं, इसको किसी टेबल के ऊपर रख दूं, तो क्या बेटा इसके ऊपर मैं कोई फोर्स ऐसे लगा पाऊंगी? क्या मेरी आंखों में कोई शक्ति है जो मैं इसको आंखों से इसको घुमा दूंगी ऐसे ऐसे ऐसे? नहीं हो सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको उठाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ेगा, मुझे इसके साथ टच कॉन्टेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी मैं इसके ऊपर कोई फोर्स लगा पाऊंगी। जैसे अपनी वो दूसरी बोतल कहाँ गई? ये रही। इसके ऊपर फोर्स लगा के हम इसका शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या बिना फोर्स लगाए कर दूंगी? क्या इसके ऊपर बिना फोर्स लगाए मैं इसका शेप चेंज कर दूंगी बेटा? मुझे इसको उठाना भी पड़ेगा, इसके साथ कांटेक्ट भी बनाना पड़ेगा, और इसका ऐसे प्रेस भी करना पड़ेगा, अपनी मसल्स को यूज भी करना पड़ रहा है मेरे को, तब इसकी शेप मैं चेंज कर पा रही हूँ। तो बेटा ये एक मस्कुलर फोर्स लगाया मैंने। कैसा फोर्स लगाया? मस्कुलर। अब ये मान लो मेरे सामने एक टेबल के ऊपर रखी है, मैं इसको बिना हाथ लगाए क्या इसकी शेप चेंज कर सकती हूँ? या इसको रेस्ट से मोशन में लेके आ सकती हूँ, या इसको मोशन से रेस्ट में लेके जा सकती हूँ बिना इसको हाथ लगाए? नहीं पॉसिबल ना। तो बेटा यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये मस्कुलर फोर्स लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरी मसल्स यूज हो रही है। आई आपको बात समझ में? तो ये होता है मस्कुलर फोर्स। देखिए देखिए बेटा, जैसे ये, अब अच्छा एक और बात, मस्कुलर फोर्स बेटा सिर्फ इंसान नहीं, एनिमल्स भी जितना हम उनसे काम लेते हैं ना, वो भी मस्कुलर फोर्स ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये बैल है, ये बैल इसको, इस कार्ट को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, इस बैलगाड़ी को खींच रहे हैं, तो ये अपने क्या यूज कर रहे हैं बेटा? मसल्स को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? मस्कुलर फोर्स लग रहा है। ये आदमी रनिंग कर रहा है, ठीक है, ये अपनी मसल्स को यूज कर रहा है, मस्कुलर फोर्स लग रहा है। इसी तरीके से ये हॉर्स है, ये इस कार्ट को खींच रहा है बेटा, कैसे खींच रहा है? अपनी मसल्स को यूज करके खींच रहा है, ये मस्कुलर फोर्स है। हम साइकिलिंग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम साइकिलिंग कर रहे हैं, तो बेटा हम अपनी मसल्स को यूज करके उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं? हम फोर्स लगा रहे हैं। तो ये क्या है? एक मस्कुलर फोर्स है। तो जिसमें हम अपनी बॉडी की एनर्जी यूज कर रहे हैं, हम अपनी मसल्स को यूज कर रहे हैं ना, तो वो क्या होती हैं? मस्कुलर फोर्सेस होती है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यस बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो चीज होती है बेटा जो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। जैसे मान के चलो मैं चल रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे चल रही हूँ, तो बेटा मेरे को कहीं ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया जाए जहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं, ठीक है, और वहां पे मेरे को बोला जाए कि रनिंग करके दिखाओ, तो वहां पे रनिंग नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि बेटा वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है। फ्रिक्शन होता है कि वो जो एरिया है ना वो रफ है, वो स्मूथ एरिया नहीं है। जो एरिया स्मूथ होता है ना वहां पे फ्रिक्शन कम होता है, और जो एरिया रफ होता है वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो जहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है ना बेटा, वो मोशन को नहीं होने देता, ठीक है। फ्रिक्शन जो होता है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, वो कहता है मोशन नहीं होने दूंगा, ठीक है। ये होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसके बारे में आप कंप्लीट डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, हम फ्रिक्शन का चैप्टर करेंगे, तब फ्रिक्शन के बारे में आप पूरी पूरी जो होती है सारी जानकारी लेंगे। देखिए बेटा, force of friction always acts on all the moving objects and its direction is always oppose the direction of motion। जैसे बेटा हमने किसी बॉल को किक करा, ठीक है, वो बॉल थोड़ी दूर मूव करने के बाद अपने आप रुक जाती है ना? यस और नो? थोड़ी देर हमने किसी बॉल को किक मारा, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया, वो थोड़ी देर तो चली, उसके बाद वो बॉल क्या हो गई? रुक गई। रुक जाती है कि नहीं रुक जाती? वो किसकी वजह से रुकी? वो फ्रिक्शन की वजह से रुकी, ठीक है। वहां पे एक और फोर्स ने काम किया जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, जो उसके मोशन को क्या करता है? रोकने की कोशिश करता है, उसको बेटा फ्रिक्शनल फोर्स बोला जाता है। आई आपको बात समझ में? ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ये हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे ये बेटा ये एक डोर है, ये क्या है? एक डोर है। यह आदमी इसको इधर पुश करने की कोशिश कर रहा है, इस डायरेक्शन में ये इसका क्या करवा रहा है? मोशन करवा रहा है। तो इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा जो इसके मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। आई आपको बात समझ में? ये इधर मोशन करवा रहा है, तो इधर इधर मोशन हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करेगा जो इसके मोशन को अपोज करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है, अपोज करता है ये मोशन।
इसको बोलते हैं हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इन डिटेल आप चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे जब हम फ्रिक्शन का चैप्टर करेंगे। इसी तरीके से ये बॉल है बेटा, इस बॉल को इधर किक मारा, थोड़ी देर तो ये चलेगी, उसके बाद ये अपने आप रुक जाएगी। किसकी वजह से रुकी? एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा था यहाँ पे, जो इसके मोशन को क्या कर रहा था? रोक रहा था। आई आपको बात समझ में? ये होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बेटा तब लगेगा जब दो सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे। बिना कांटेक्ट में आए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। अब देखिए, अब नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स है बेटा सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स। आप सबने मैग्नेट्स देखे हैं ना? मैग्नेट सबने देखे हैं। वो क्या करते हैं? चुंबक, वो कुछ चीज़ों को, जैसे लोहा हो गया और ये कॉपर वगैरह हो गया, क्रोमियम हो गया, इनको क्या करते हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। निकिल को करते हैं, आयरन को और निकिल को, ठीक है। कोबाल्ट को, सॉरी कॉपर को नहीं, कोबाल्ट को करते हैं। ये इन चीज़ों को क्या करते हैं बेटा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, ठीक है। ये मैग्नेट होते हैं। मैग्नेट के बेटा दो पोल होते हैं, मान के चलो ये अपना क्या है? एक मैग्नेट। इसके दो पोल होते हैं, एक को नॉर्थ पोल बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं? साउथ पोल बोलते हैं। हमेशा जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट पोल मतलब जैसे एक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ, आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को एक अपनी तरफ खींचते हैं। और लाइक पोल बेटा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेके जाओ ना, दो चुंबक ले लो, एक का नॉर्थ और दूसरे का नॉर्थ, एक साइड करोगे ना तो वो एक दूसरे को दूर करेंगे, रिपेल करेंगे। और एक का तो नॉर्थ ले आओ और दूसरे का साउथ ले आओ तो वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे वो थोड़ा सा दूर से भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा देते हैं। तुम सब मैग्नेट से खेलते हो, तुम मैग्नेट रखते हो, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं। क्या होता है बेटा, जैसे इसके अंदर भी मैग्नेट है, जैसे उसको मैं थोड़ा सा पास भी लेके जाती हूँ ना, तो वो थोड़े से बिना टच में आए दूर से भी खींच लेता है। टच में आए बिना दूर से भी क्या कर लेता है? ऐसे खींच लेता है। मतलब बिना टच में आए भी वो फोर्स क्या कर रही है? काम कर रही है, ठीक है। यही तो होती है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, कि आपको टच में आना जरूरी नहीं होता, वो बिना टच में आए भी वहां पे क्या एग्जर्ट कर रहा है? फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। मान के चलो हम सपोज करते हैं ये कोई लोहे की चीज है और ये मैग्नेट है, ठीक है। तो बेटा जब ये इतनी डिस्टेंस पे आ जाएगा ना, तो ये अपने आप से यहाँ पे एक फोर्स जनरेट हो जाएगा और फील होगा और ये उससे चिपक जाएगा, है ना। करते हैं ना हम ये सब, हम चाबियों को, तालों को चिपका चिपका के देखते हैं ना मैग्नेट से, तो वो दूर से भी क्या करता है? खींच लेता है, ठीक है। तो जो बिना टच में आए भी जो फोर्स काम कर रहा है वही तो होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। Force exerted by a magnet to pull or push a metallic object is called magnetic force। यही होता है ना। बिना टच में आए भी वो वहां पे फोर्स काम कर रहा होता है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स क्या है? एक एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब सेकंड है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? एक चार्ज होता है बेटा, क्या होता है? चार्ज। यहाँ लिखती हूँ चार्ज। दो चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। मतलब जैसे चुंबक में था ना कि सेम, अगर नॉर्थ नॉर्थ के पास आ जाएगा तो दूर भगा देगा, साउथ साउथ के पास आ जाएगा तो दूर भगा देगा, और अगर नॉर्थ साउथ के पास आता है तो चिपक जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे होता है बेटा। चार्ज जो होता है एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव अगर पास आएंगे तो खींचेंगे एक दूसरे की तरफ, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव पास आएंगे तो भगा देंगे, नेगेटिव नेगेटिव पास आएंगे तो भगा देंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे होता है। तो ये क्या होता है बेटा? ये होता है फोर्स exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। ये होता है बेटा कि कोई चार्ज्ड बॉडी जो होती है ना, वो दूसरी चार्ज्ड बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है बिना कांटेक्ट में आए, थोड़ा सा दूर से भी उसके ऊपर फोर्स लगा देती है वो। जैसे कई बार वो होता है ना, हम कॉम्ब लेते हैं, कंघी, उसके ऐसे बालों में रब करके और उसको पेपर के पास लेके जाते हैं ना, ऐसे ऊपर रखेंगे ना तो वहां से वो पेपर को उठा लेती है, चिपक जाता है उससे पेपर। ये ऐसे, इसको पहले चार्ज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ऐसे बालों में इसको रब कर लो, उससे जो है ना चार्ज इकट्ठा हो जाता है,
तो बेटा जब फिर इसके ये पीसेज ऑफ पेपर हैं इनके पास लेके जाएंगे ना, तो दूर से ही ये इनको क्या कर लेती है, ऐसे उठा के चिपका लेती है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल है। यहाँ पे चार्ज इकट्ठा हो गया इसके ऊपर, तो चार्ज्ड बॉडी दूसरी चार्ज्ड या अनचार्ज्ड बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एक एग्जाम्पल होता है। यहाँ पे भी दो बॉडी को टच में आने की जरूरत नहीं होती, वो थोड़ा सा डिस्टेंस से भी फोर्स क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं। ठीक है बेटा, इसी तरीके से बैलून है, बैलून को भी तुम थोड़ी देर बालों में रब कर लो, इसके ऊपर चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, फिर इसी तरीके से ये भी पीसीज ऑफ पेपर को क्या करेगा, अपने ऊपर चिपका लेगा। ठीक है, तो ये लाइक चार्जेस अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे और लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेक्स्ट है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने देखा था ना, साइंटिस्ट थे जो अपने, न्यूटन साहब की एप्पल जो है ना वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, है ना। एप्पल जो है वो पेड़ से टूट के नीचे क्यों आया, जमीन की तरफ क्यों आया, वो एप्पल आसमान की तरफ क्यों नहीं गया, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी की वजह से। जो अर्थ है बेटा वो हर एक बॉडी के ऊपर, हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से हर एक हम अर्थ के ऊपर यहाँ पे हम चल पा रहे हैं। क्यों चल पा रहे हैं, क्योंकि अर्थ का जो सेंटर है वो हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स की। अगर ग्रेविटी नहीं होगी बेटा तो हम आसमान में ऐसे 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 उड़ रहे होंगे, है ना। हम आराम से, हमारी लाइफ स्मूथ क्यों है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। हम स्पेस में देखते हैं ना, एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो ऐसे, उनके बाल ऐसे हो जाते हैं और वो ऐसे उल्टे सीधे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है वहाँ पे। तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये भी क्या है, एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। बर्ड्स आसमान में उड़ रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो एक जोन से ऊपर नहीं जाते, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये यहाँ पे पानी है बेटा, ये नीचे ही क्यों जा रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ये भी क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल होता है। यहाँ पे भी हमको अर्थ जो फोर्स लग रहा है, मान लो थोड़ी सी ऊपर भी है चीज तो वो टच में नहीं है, तब भी उसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है। तो ये सारे के सारे क्या थे बेटा, एग्जाम्पल्स थे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। कॉन्टैक्ट दो होती है, एक मस्कुलर और दूसरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नॉन कॉन्टैक्ट तीन होती हैं, एक होती है ग्रेविटेशनल, एक होती है मैग्नेटिक और एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कॉन्टैक्ट वाली के लिए दो ऑब्जेक्ट्स को कॉन्टैक्ट में आना है और नॉन कॉन्टैक्ट वाली थोड़ा सा डिस्टेंस से भी क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा देंगे। तो ये थे फोर्स के कुछ टाइप्स। आगे देखते हैं। अब आ गया बेटा प्रेशर। अब हम बात करेंगे प्रेशर के बारे में। चलिए बेटा अब बात कर लेते हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या होता है, देखिए हम कोई अपने पास कील है, कोई नेल है, ठीक है, हमें उसको क्या करना है, एक दीवार के अंदर उसको इंसर्ट करना है। देखते हैं हम लोग घर पे ये चीजें, है ना। कोई अपने पास क्या है, एक कील है और हमें उसको एक दीवार के अंदर ऐसे उसको इंसर्ट करना है। तो हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, हथौड़ी से ऐसे मारते हैं ना उससे, तो वो उस दीवार के अंदर क्या हो जाती है, इंसर्ट हो जाती है। ऐसे होता है कि नहीं होता, होता है ना। ये एक आदमी है, ये सर पे क्या रख के जा रहा है, सामान रख के जा रहा है, इसको हैवी फील हो रहा है, कुछ बोझ फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, जी हाँ हो रहा है। चाकू से हम घर पे सब्जी काटते हैं, फ्रूट काटते हैं, हम क्या लगाते हैं, हम फोर्स लगाते हैं, हम फोर्स लगाते हैं ना, तभी वो कटता है। कुछ ना कुछ हम काम कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या प्रेशर भी फोर्स ही है, हम प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, तो क्या प्रेशर भी फोर्स ही है, जी हाँ प्रेशर भी एक फोर्स ही है। लेकिन डिफरेंस क्या है बेटा, डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो हम यहाँ पे एरिया डिफाइन कर देते हैं। जब खाली फोर्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एरिया का कोई संबंध नहीं है, वहाँ पे एरिया का कोई कनेक्शन नहीं है। हम बस फोर्स लगा रहे हैं, हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, किसी चीज़ को पुल कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, वो उसको हम सिंपली फोर्स बोलते हैं। लेकिन जब हम एक एरिया की बात करने लग जाए ना कि भाई इतने एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं, फिर वो बात प्रेशर की हो जाती है। आई आपको बात समझ में, खाली किसी चीज़ को खींचना, किसी चीज़ को धक्का मारना, दैट इज फोर्स। लेकिन अगर आपको एक एरिया बता दिया जाए कि इतने एरिया पे, ठीक है, फोर्स लगाना, इतने एरिया पे आपको कुछ एरिया बता दिया, उस एरिया पे फोर्स लगाना, तब हम उस चीज को बेटा प्रेशर बोलेंगे। है प्रेशर भी फोर्स ही, लेकिन यहाँ पे साथ में क्या आ गया, एरिया आ गया कि भाई इतने एरिया के ऊपर फोर्स लगाना है, अब हम उसको प्रेशर बोलेंगे।
ठीक है। तो जो हम दीवार के अंदर एक कील इंसर्ट करते हैं तो बेटा वहां पे हम एरिया की बात करते हैं, फिर वो प्रेशर बन गया। ठीक है। अब ये आदमी ये सामान लेके जा रहा है, इसके ऊपर इस सामान का क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, क्योंकि इसके सिर पे ये जो एरिया है इसके सिर का, यहाँ पे ये सामान रखा हुआ है। ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, अब ये प्रेशर बन गया। इसी तरीके से जब हम चाकू से सब्जी काटते हैं या कोई फ्रूट काटते हैं बेटा, तो वहां पे भी हम एरिया की बात करते हैं। ठीक है। चाकू का जो वो एरिया होगा नीचे वाला, जो उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा तब वो सब्जी कटेगी, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं बेटा, इनमें फोर्स के साथ क्या इंक्लूड हो गया, एरिया इंक्लूड हो गया। तो अब ये सब क्या बन गए, प्रेशर बन गया। ठीक है। आई आपको बात समझ में, धीरे धीरे और क्लियर होगा। ये देखिए प्रेशर क्या है, प्रेशर है बेटा फोर्स, फोर्स ही है प्रेशर भी, है ना, फोर्स है ये। एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। हम बेटा यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं ना, यूनिट एरिया के ऊपर, उसको बेटा हम प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। अब ये यूनिट एरिया क्या होता है, यूनिट एरिया होता है, मान के चलो हम लोग एरिया को, हमने यूनिट ले ली सेंटीमीटर। ठीक है। तो एरिया की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे होते हैं ना, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है एरिया। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर बन गया। अगर हम मीटर में माप रहे हैं तो ये क्या बन गया, मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर बन गया। हम डिस्टेंस किस में ले रहे हैं, हम मीटर में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में ले रहे हैं। अब बेटा हमने क्या करना है, हमने एक 1 ले लेना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर। अगर हमने डिस्टेंस माप रहे हैं हम सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको हम प्रेशर बोलेंगे। अगर हम डिस्टेंस किस में माप रहे हैं, मीटर में माप रहे हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम प्रेशर बोलेंगे। ये होता है यूनिट एरिया। यूनिट एरिया का मतलब 1 कर देना। ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो होता है यूनिट एरिया। ठीक है। उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लगेगा बेटा, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। अब आपको बात समझ में आई। खाली जो फोर्स की बात कर रहे थे तो वहां पे एरिया की बात नहीं करी थी हमने, एरिया का वहां पे कोई लेना देना नहीं था। खाली बस हम ये बात कर रहे थे, उसने उसको धक्का मारा, उसने उस चीज को खींच लिया, सिर्फ इतनी सी बात थी। लेकिन जब प्रेशर की बात करेंगे बेटा, तो हम ये बात करेंगे कि कितने एरिया पे, अब एरिया चाहिए। ठीक है। दीवार के अंदर कील ठोकनी है हमको तो एरिया की बात करेंगे, चाकू से सब्जी काटनी है हमने तो भी एरिया की बात करेंगे। और एरिया की बात करती है हम किस चीज़ की बात करते हैं, प्रेशर की बात आ जाती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये यही चीज़ लिखी हुई है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स ऊपर आएगा और डिवाइड बाय एरिया। ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आज इसको याद करके जाएंगे। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये हो गया आपका प्रेशर। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। देखो अब हमने देखा प्रेशर क्या था, फोर्स अपॉन एरिया था। तो यहाँ से हमको एक चीज दिख रही है बेटा, जो चीज ऊपर होती है ना, इधर जो है, और उसके सामने जो चीज होती है, ये आपस में बोले जाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं हम इनको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ये कि अगर इसको बढ़ाएंगे ना बेटा तो ये वाली चीज बढ़ेगी, अगर इसको घटाएंगे तो ये वाली चीज घटेगी। ये और ये सामने आमने सामने वाले आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा। जो नीचे होता है, जो यहाँ पे नीचे होता है और यहाँ वाला ऊपर है, तो ये और ये बेटा आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। ये होते हैं डायरेक्टली, ऊपर वाला डायरेक्टली और नीचे वाला इनवर्सली। समझ आया, ऊपर वाला डायरेक्टली, नीचे वाला इनवर्सली। अब इनवर्सली का क्या होगा, इनवर्सली का बेटा ये होगा कि अगर इसको बढ़ाएंगे, नीचे वाले को बढ़ाएंगे तो बेटा ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये इसका उल्टा चलेगा। जो डायरेक्टली वाला था वो साथ साथ चलेगा, और जो इनवर्सली वाला है वो उल्टा चलता है हमेशा। अगर इनवर्सली वाला बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और अगर वो घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, आई आपको बात समझ में। तो यहाँ से यहाँ से बेटा
प्रेशर जो होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घट जाएगा, और अगर एरिया को घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। और ये जो प्रेशर है बेटा, ये फोर्स के क्या होता है, फोर्स के होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और अगर फोर्स घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, स्मॉलेस्ट द एरिया लार्ज द प्रेशर ऑन अ सरफेस फॉर द सेम फोर्स। अगर फोर्स हमने सेम रखा, मान के चलो हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। हमने कितना फोर्स लगाया बेटा? हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, ये है अपना फोर्स 10 न्यूटन का। एरिया ले लिया हमने, मान के चलो 5 मीटर स्क्वायर। ये हमने एरिया ले लिया 5 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो प्रेशर आएगा, और एक और केस लिया 10 न्यूटन का ही फोर्स है, और एरिया ले लिया बेटा हमने यहाँ पे 2 मीटर स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर फॉर द सेम फोर्स। अगर फोर्स सेम है, 10 न्यूटन फोर्स अगर सेम है, तो बेटा जिसके लिए एरिया छोटा होगा उसके लिए प्रेशर ज्यादा होगा। इसके लिए एरिया है 5 मीटर स्क्वायर, इसके लिए एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। कौन सा छोटा है? 2 मीटर स्क्वायर छोटा है। तो जिसके लिए एरिया छोटा उसके लिए प्रेशर ज्यादा, तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा, इसका प्रेशर कम होगा। प्रेशर आई आपको बात समझ में? इसका प्रेशर ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि इसका जो ये एरिया है ना, ये छोटा है। तो मतलब एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि एरिया प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, प्रेशर डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड एरिया। जी हाँ, डिपेंड करता है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। देखो, प्रेशर है अपना फोर्स अपॉन एरिया। अगर आपको नहीं याद आ रहा पेपर के अंदर कि यूनिट क्या है, तो आप निकाल के देख सकते हैं। हमको पता है फोर्स की यूनिट न्यूटन है। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन है। और एरिया की है या तो मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होती है। ठीक है, अब ऐसा यूनिट मीटर होती है डिस्टेंस की, तो क्या होगी? मीटर स्क्वायर। अब इसको लिख लो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो नीचे होता है बेटा उसको पर बोलते हैं, और बीच में ये स्लेश का साइन लगा देते हैं इस तरीके से, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि ये टर्म तो ऊपर है, न्यूमरेटर में है, और ये टर्म कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर ये किसके इक्वल होता है? पास्कल के। पास्कल एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे एक यूनिट का नाम रखा गया था, ये प्रेशर की यूनिट पास्कल। ठीक है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। ठीक है, आप दोनों यूनिट्स याद रखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी और पास्कल भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंक्रीजिंग द प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द एरिया। देखिए बेटा, हम चाकू से सब्जी काटते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए एक चाकू अरेंज करती हूँ, 1 सेकेंड दो मेरे को। देखिए बेटा, ये मेरे पास एक नाइफ है। ठीक है, नाइफ आपको दिख रहा है? ये देखिए, ये मेरे पास एक नाइफ है। ठीक है, ये वाला जो इसका एज है, इधर वाला, इधर से हम सब्जी काटते हैं या हम फ्रूट्स काटते हैं इस वाले एज से। ठीक है, इधर वाले से नहीं काटते, क्योंकि बेटा क्या करते हैं हम लोग, इसको, इसका एरिया हम लोग कम रखते हैं। मतलब एरिया, ये जो सामने वाला दिख रहा है ना, ये वाली चीज, इसको हम लोग, इसका एरिया कम रखते हैं। ठीक है, इसका एरिया हम थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं, इधर वाले का। तो क्या होता है बेटा, एरिया कम रखने से ना प्रेशर बढ़ जाता है। हमें कोई चीज काटनी है तो हमको उसके ऊपर प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर लगाएंगे तभी तो वो चीज कटेगी, वरना नहीं कटेगी। तो बेटा जिस साइड से हम चाकू से काटते हैं उस साइड का ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये बेटा कम रखते हैं। ठीक है, इसलिए इससे ये देखो कट गया ना बहुत आराम से। ये सुनो, अब इस साइड से काटने की कोशिश करूंगी ना, ये नहीं कटेगा। ये देखो नहीं कट रहा, मैं ज्यादा प्रेशर भी लगा रही तब भी नहीं कट रहा। इस वाली साइड से कट जाता है, क्योंकि इसका ये जो एरिया है ना बेटा, ये कम है। आई बात समझ में? तो ये एरिया कम इसलिए रखते हैं ताकि प्रेशर क्या पड़े? ज्यादा पड़े, और अपनी सब्जी आराम से कट जाए। अब देखो, एक मैं ये ले लेती हूँ, इसका एरिया देखो कितना है, ये कितना चौड़ा है ना? इसका, इससे काटने की कोशिश करूंगी, ये कट जाएगा? इस जन्म में तो नहीं कटेगा, है ना? बिल्कुल ही नहीं कटेगा। अब इसका एरिया देखो इतना है, इतना ब्रॉड है, ये बिल्कुल ही नहीं कटेगा। अब इसका एरिया क्या है? बहुत कम है, इसलिए ये क्या कट जाएगा? आराम से कट जाएगा।
तो इस चीज़ से हमको ये समझ आया बेटा कि एरिया अगर हम कम रखेंगे तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो हमारी सब्जी कट जाएगी। देखो ये काट रहा है, ये जो एरिया है ना ये बेटा हमको कम रखना पड़ेगा, तभी प्रेशर जनरेट होगा वहां पे, ज्यादा प्रेशर। इधर से का इधर वाला जो सिरा होता है ना ये थोड़ा सा ब्रॉड होता है, ठीक है, इधर से चीजें नहीं कटेंगी। क्यों नहीं कटेंगी? क्योंकि प्रेशर इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एरिया ज्यादा है, प्रेशर कम पड़ेगा। ठीक है, आई आपको बात समझ में? इसी तरीके से ये देखो, जितनी भी कील होते हैं हमने देखी हैं ये चीजें, हम अपने घरों में देखते हैं। ठीक है, अपने पास जो कील होती है वो आगे से नुकीली होती है, पेनी होती है ना। अगर उस कील को देखो, मेरे हाथ में ये है पेन है मेरा, इधर से ये नुकीला है और इधर से चौड़ा है, इसको तुम कील मान के चलो। ऐसी ही होती है वो भी, ठीक है, वो थोड़ी छोटी होती है, इसको कील मान लो। वो भी ऐसी होती है, एक साइड से ब्रॉड होती है और एक साइड से क्या होती है, पेनी होते हैं। और पेनी साइड को हम लोग ऐसे दीवार में इंसर्ट कर सकते हैं और वो हो जाती है ना। अब अगर मैं इसको इस साइड से करने लग जाऊं, जो इसकी ब्रॉड साइड है, और लगाऊं फोर्स, अब ये इंसर्ट होगी बेटा? नहीं होगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ने से क्या हुआ, प्रेशर घट गया। अब वो जितना प्रेशर चाहिए ना उसको लगाने के लिए दीवार में कील को, अब वो नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए पेनी साइड से क्यों लगाते हैं, ताकि ये एरिया कम है, ये एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि एरिया प्रेशर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई आपको बात समझ में? तो इसलिए नीचे वाला जो सिरा है ना ये नुकीला होता है। नुकीला मतलब उसका एरिया कम होता है, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। अब अगर इसको लग जाऊं मैं इधर से ठोकने, जाएगी नहीं दीवार में। क्यों? क्योंकि ये देखो इसका एरिया क्या है, ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो उसको अंदर दीवार में इंसर्ट करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिएगा, मेरी कितनी मेहनत बढ़ जाएगी, है ना। तो इससे बेटर है कि हम क्या कर दें, हम एरिया छोटा कर दें। आई आपको बात समझ में? इसी तरीके से स्केट्स में होता है, जब स्केटिंग कर, ये आइस स्केटर है ये, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, नीचे का जो पोर्शन है ना यहाँ पे एरिया कम रखते हैं, ये बहुत नैरो सी पट्टी लगी होती है, ये रही, ठीक है, इसका एरिया कम रखते हैं। इसका एरिया कम रखने से क्या होता है, प्रेशर ज्यादा पड़ता है और पैरों के नीचे की जो आइस है ना वो मेल्ट हो जाती है और हम इमीडिएटली आगे की साइड क्या कर जाते हैं, स्लाइड कर जाते हैं। आई आपको बात समझ में? तो ये कारण है कि इंक्रीजिंग द प्रेशर बाय रिड्यूसिंग द एरिया, एरिया को रिड्यूस करके प्रेशर को, जहां हमें जरूरत पड़ेगी वहां हम एरिया को बढ़ा भी देंगे और जहां हमें जरूरत पड़ेगी वहां हम एरिया को घटा भी देंगे। तो ये तीनों केस ऐसे हैं बेटा जहां पे हमको प्रेशर को बढ़ाना पड़ रहा है, तो कैसे बढ़ा दे, एरिया को कम कर देते हैं। ठीक है, देखो, A sharp knife has a very small surface area on its cutting edge. जिस साइड से हम काटते हैं उस साइड का एरिया बहुत कम रखते हैं, so that high pressure can be exerted to cut the vegetables. सब्जियों को काटने के लिए, ताकि हाई प्रेशर जनरेट हो। ये वाला एरिया हम कम रखते हैं, इधर वाला पैना करते हैं इसको, ये एरिया कम रखते हैं। इस एरिया को इतना करने के बजाय अगर मैं इतना कर दूं, कट जाएगी सब्जी? बिल्कुल ही नहीं कटेगी, है ना। तो इसलिए एरिया को कम रखते हैं। हाई प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ द आइस सो दैट आइस मेल्ट्स एंड अलाउइंग द आइस स्केटर टू ग्लाइड स्मूथली। जो ये है ना, इसका एरिया कम करने से बेटा प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो नीचे की जो बर्फ़ है ना या जो यहाँ पे आई वो मेल्ट हो जाएगी और जल्दी से हम आगे की साइड ग्लाइड कर जाएंगे। एंड्स ऑफ द नेल्स एंड पिंस, जो ये एंड्स होते हैं, मेड शार्प इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एरिया विच इन टर्न इंक्रीजेज द प्रेशर। यही बात मैंने आपको बताई है कि उनको नुकीला बनाया जाता है ताकि एरिया कम हो जाए और प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट हो और वो दीवार के अंदर क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। ठीक है, चलिए, अब वो तो था कि हमें ज़रूरत थी प्रेशर बढ़ाने की, तो हमने एरिया को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब हमें कई जगह ऐसा भी होगा कि हमको ज़रूरत ऐसी पड़ेगी कि भाई हमको प्रेशर कम करना है, ज़रूरी तो नहीं कि सब जगह प्रेशर बढ़ाना ही है। कई जगह हमें ऐसी भी मिलेंगी, सर्कमस्टांसेस ऐसी भी आएंगी जहाँ पे हमको प्रेशर को क्या करना है, कम करना है। अब कैसे कम करेंगे, एरिया को बढ़ा देंगे, है ना, एरिया को क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ये बेटा अपना एक ट्रक है, जो सामान ढोते हैं ना, ये सड़क पे हम लोग देखते हैं ना चलते हुए, हमें डेली दिख ही जाते हैं। इनके टायर नोटिस करना बेटा, ट्रक के टायर नोटिस करना, बड़े भारी भारी टायर होते हैं इनके, बड़े भारी भारी। और जो बड़े लंबे ट्रक होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा सामान लेके जाते हैं, उनमें तो टायर भी बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा टायर, और बड़े चौड़े चौड़े टायर होते हैं इनके, मतलब चौड़े टायर होते हैं। क्यों होता है ऐसा?
ऐसा करने से बेटा हमने जो ग्राउंड है जिसके ऊपर ट्रक जा रही है, जिस ग्राउंड के ऊपर ऐसे ट्रक जा रही है, वो ट्रक उस ग्राउंड के ऊपर प्रेशर लगा रही है, उसके अंदर सामान है, कुछ मास है उसका, ठीक है, वो क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है, वो ट्रक का प्रेशर पड़ रहा है रोड के ऊपर। अब बेटा हमने अगर चौड़े चौड़े टायर लगा रखे हैं ट्रक में, तो हमने वो एरिया है वो बढ़ा रखा है, बजाय कि पतले पतले 4 टायर लगाने के हमने बड़े बड़े 10 टायर लगा दिए, ठीक है। तो अब सरफेस जो है नीचे ग्राउंड है, रोड है, उसके साथ ज्यादा एरिया टच में आ रहा है ट्रक का, बजाय कि 4 टायर थे, ठीक है। एक ट्रक बनाने की कोशिश करते हैं। ए, एक में तो बेटा ये 4 टायर है, ठीक है। एक और बनाते हैं गड्डी अपनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बना लेते हैं कहीं पे, चलो हमने 10 बना दिए। अब देखो बेटा, इसके तो बेचारे के 4 ही टायर हैं, इसके 10 टायर हैं, रोड के साथ इसके तो 4 ही टायर वो टच में आ रहे हैं, इसके रोड के साथ ये 10 टायर टच में आ रहे हैं। तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा है जो रोड के साथ टच में चल रहा है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है। यस और नो? यस, ठीक है। अब बेटा इसमें भी सामान भरा हुआ है, इसमें भी सामान भरा हुआ है, जो रोड पे हम जा रहे हैं इसका सरफेस एरिया कम है तो ये ज्यादा प्रेशर लगाएगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका नीचे एरिया हमने ज्यादा कर दिया, तो ये जो नीचे प्रेशर लगाएगा ये उसके कंपैरिजन में कम प्रेशर लगाएगा, है ना। अब कई जगह ऐसी आ जाए बेटा जहाँ पे बिल्कुल पक्का रोड ना हो, कोई कच्ची जगह आ जाए, तो ये तो बेचारा ये प्रेशर ज्यादा लगा रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कम टायर कर दें तो वो तो बेटा धस के खड़ा हो जाएगा, जो प्रेशर ज्यादा लगा रहा है। अगर रोड ऐसा आ जाए, साफ सा रोड ना आए, कच्चा रोड आ जाए, तो जो ज्यादा प्रेशर लगाएगा वो तो वहां पे धस के खड़ा हो जाएगा। जैसे मान लो यही वाला, इसमें ज्यादा प्रेशर लग रहा है तो ये तो फंस के, इसका तो टायर वहां पे जमीन में फंस के खड़ा हो जाएगा, है ना, प्रेशर ज्यादा लग रहा था। इसका नहीं फंसेगा, क्यों, क्योंकि इसका प्रेशर कम लग रहा है, हमने टायर इतने लगा दिए कि नीचे जमीन के ऊपर प्रेशर कम लग रहा है। अब प्रेशर कम लगने की वजह से बेटा इसका टायर फंसेगा नहीं आराम से फिर, ठीक है, इतनी इजीली फंसेगा नहीं ये, इसको अब कम प्रेशर दे रहा है ये ग्राउंड के ऊपर, तो इतनी जल्दी नहीं फंसेगा। आई आपको बात समझ में? इसलिए जो व्हीकल्स बेटा बहुत ज्यादा सामान ढो के चलते हैं ना, हम उनके टायर्स चौड़े चौड़े बनाते हैं, ताकि छोटे छोटे टायर बनाने से क्या होता है, जमीन के साथ ग्राउंड के साथ जिस पे वो चल रहे हैं वो कम प्रेशर लगाएं, ताकि एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाए। हमने छोटे टायर लगा के एरिया बढ़ा दिया, एरिया बढ़ाने से प्रेशर घटा दिया। प्रेशर घटाने से बेटा वो जिस रोड पे जा रहे हैं ना उस रोड पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे ऐसी रोड आ जाए कि पक्की रोड नहीं है, तो अगर ज्यादा प्रेशर पड़ा तो बेटा उसका टायर तो जमीन में धंस जाएगा, है ना। तो अब हमने क्या करा, चौड़े टायर बना दिए, ठीक है। इसलिए ये जो ट्रक होते हैं ना इनके टायर चौड़े बनाए जाते हैं। आई आपको बात समझ में, ब्रॉड टायर्स। और देखते हैं, देखो लोरी हैव ब्रॉड टायर्स, ठीक है, इसको लोरी बोलते हैं, लोरी हैव ब्रॉड टायर्स सो देयर इज लेस प्रेशर ऑन ग्राउंड, ताकि ग्राउंड के ऊपर कम प्रेशर पड़े, एंड डू नॉट सिंक टू कंपेरेटिवली सॉफ्ट फील्ड, जहाँ पे सॉफ्ट फील्ड आ जाएगा, कच्ची जगह आ जाएगी बेटा, वहां पे उसका जो टायर है ना वो धसे नहीं, सिंक ना करे ग्राउंड के अंदर, इसलिए उसके टायर्स चौड़े चौड़े बनाते हैं, ठीक है। अब देखो तुम्हारे काम की बात तुम्हारी डेली लाइफ में यूज होने वाली एक बात, बैग टांग के जाते हैं ना, यहाँ पे कोई बैग है नहीं है, तुम सबके पास बैग है, तुम डेली बैग टांग के जाते हो, तुम्हारे जो बैग की स्ट्रिप्स होती है ना जो यहाँ शोल्डर के ऊपर आती हैं, ये वाली, ये स्ट्रिप्स, ये बेटा चौड़ी होती हैं, ध्यान से देखेंगे आज अपने बैग को, ये जो स्ट्रिप्स होती है ना ये चौड़ी बनाई जाती हैं, ब्रॉडर ब्रॉडर स्ट्रिप्स क्यों बनाई जाती हैं, ताकि जो तुमने बैग कैरी कर रखा है उसके अंदर कुछ वेट है, ठीक है, वो उसका जो वजन है ना बेटा वो तुम्हारे शोल्डर्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना लगाए, इसलिए हमने स्ट्रिप्स को चौड़ा बना दिया ताकि तुम्हारे शोल्डर्स में दर्द ना हो। अब अगर उतना ही तुमने बैग ले रखा है और तुमने स्ट्रिप बना दी बिल्कुल पतली पतली, बिल्कुल पतली पतली, तो अब वो तुम्हारे शोल्डर में चुभनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर ज्यादा लगेगा। अब तो थोड़ी देर के बाद तुम परेशान हो जाओगे कि चुभ रही है चुभ रही है चुभ रही है, इसको हटाओ, क्यों, क्योंकि प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, तुम्हारे शोल्डर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसलिए स्ट्रिप्स ऐसे ब्रॉड बनाते हैं बेटा, चौड़ी चौड़ी बनाने से क्या हो रहा है, प्रेशर कम लग रहा है हमारे शोल्डर्स पे। आई आपको बात समझ में, हमने एरिया बढ़ा दिया,
चौड़ी स्ट्रिप करके हमने क्या कर दिया, एरिया बढ़ा दिया। एरिया बढ़ाने से हमारे शोल्डर्स पे प्रेशर कम पड़ रहा है और हमारे शोल्डर्स में दर्द नहीं होगा। ठीक है, यही बात है ये। कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रेप्स। ठीक है, so the weight of the bag may fall over a large area of the shoulder of the students, producing less pressure on the shoulder। वही वाली बात है बेटा, चौड़ी स्ट्रिप बनाने से प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, नहीं तो शोल्डर में दर्द शुरू हो जाएगा। और देखते हैं, अब आ गया बेटा प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। ठीक है, देखिए जो लिक्विड और गैस होते हैं, क्या ये भी प्रेशर लगाते हैं? जी हाँ, ये भी प्रेशर लगाते हैं, ये भी अच्छा खासा प्रेशर लगाते हैं। जब स्विमिंग कर रहे होते हैं, बिल्कुल नीचे चले जाएं, अगर हम पानी के बिल्कुल नीचे चले जाएं बेटा, तो पानी चारों साइड से हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है, ऊपर से भी, इधर से भी, उधर से भी, नीचे से भी, हर साइड से पानी का प्रेशर लग रहा होता है। ठीक है, जो बच्चे स्विमिंग करते हैं उनको पता होगा, जब नीचे चले जाते हैं, हम पानी के बिल्कुल नीचे चले गए, हमारे सिर के ऊपर भी पानी है, इधर उधर सब जगह पानी है, तो बेटा पानी हर साइड से हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है। ठीक है, जो ये सबमरीन होते हैं ना, ये जब पानी के नीचे जाते हैं ना, तो एक वो होती है, लिमिट होती है कि वहीं तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नीचे जाएंगी तो ज़्यादा पानी के प्रेशर की वजह से ये फट सकती हैं। ठीक है, तो पानी हर साइड से प्रेशर जनरेट करता है। देखिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, मतलब लिक्विड जो है ना वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। ये तुम घर पे भी करके देख सकते हो। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है बेटा कि जो लिक्विड होते हैं ना, वो जो प्रेशर जनरेट करते हैं ना, वो उनकी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। हाइट के ऊपर कैसे, देखो हमने एक ये वाली ट्यूब ली है, एक ये ट्यूब ली है, इसके अंदर भी हमने पानी डाल रखा है, इसके अंदर भी हमने पानी डाल रखा है। इसके पानी का लेवल बेटा इतना है और इसके पानी का लेवल इतना है। इसमें भी नीचे हमने एक बलून लगाया, इसमें भी नीचे हमने एक बलून लगाया। ये बलून बेटा इतना सा ही भरा, ये बलून इतना भर गया। क्यों? क्योंकि बलून वही है, सेम साइज का बलून है, इसका इतना ही भरा, इसका इतना भर गया। क्यों? क्योंकि इसके ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि ये जो हाइट है ना, ये पानी की क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। देखो हम सबके घर में पानी की टंकी है ना, हम जो टैप चलाते हैं, अपनी ठुटी चलाते हैं, उसमें पानी आता है ना। कई बारी हम ये देखते हैं बेटा कि हमने खोली, हमने अपना टैप खोला तो पानी कम आ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, लगता है टंकी का पानी खत्म होने वाला है क्योंकि पानी कम आ रहा है। हम ये बोलते हैं ना, हम जाके चेक करते हैं तो पानी का लेवल नीचे मिलता है हमको, फिर हम टंकी को फिल कर देते हैं, फिर टैप खोलते हैं तो अपना पानी फुल प्रेशर के साथ फिर से आना शुरू हो जाता है। यस और नो? ये वही सेम चीज है। जब पानी का लेवल ऊपर तक था, टंकी भरी हुई थी, तो नीचे हमने टैप खोली तो फुल प्रेशर के साथ पानी आ रहा है। लेकिन बेटा अगर टंकी में अपने पानी का लेवल कम हो जाता है ना, तो नीचे जब हम टैप खोलते हैं ना, तो हमारा पानी बहुत कम आना शुरू हो जाता है, बहुत लो प्रेशर के साथ, और हम समझ जाते हैं कि हमारी टंकी का पानी खत्म होने वाला है क्योंकि टैप में से पानी कम आना शुरू हो गया। ये वही चीज है, जो पानी होता है बेटा वो हाइट के हिसाब से प्रेशर जनरेट करता है, या जो लिक्विड होता है वो हाइट के हिसाब से प्रेशर जनरेट करता है। जितनी ज़्यादा पानी की हाइट होगी उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, प्रेशर होगा। तो यहाँ पे ये हाइट ज़्यादा है, ठीक है, तो इसलिए प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ पे ये कम है तो प्रेशर भी क्या है, कम है, इसलिए ये गुब्बारा इतना ही भरा और ये गुब्बारा इतना भर गया। आई आपको बात समझ में? इसी तरीके से ये वही वाला डायग्राम है, लेस बल्ज बलून, क्योंकि पानी का लेवल कम है, इसमें पानी का लेवल ज़्यादा है तो मोर बल्ज बलून, ये ज़्यादा भर गया। आई आपका? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है। हमारी डेली लाइफ में भी हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया, जो टैप में से पानी अगर कम आ रहा है तो मतलब टंकी में पानी का लेवल कम है, अगर पानी ज़्यादा आ रहा है टैप में से तो टंकी में पानी का लेवल ज़्यादा है। ठीक है, आई आपको बात समझ में? चलिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड से वही है, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ऑल द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जी हाँ, जो लिक्विड होता है बेटा, लिक्विड जो है ये हर डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है, अभी मैंने बताया ना, अगर हम पानी के नीचे चले जाएं तो ऊपर से भी प्रेशर लगाएगा, उधर से भी, उधर से भी, हर साइड से लिक्विड प्रेशर जनरेट करता है, फ्रॉम ऑल साइड्स। ठीक है, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। देखो ये एक बोतल है, इस बोतल के अंदर बेटा ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो ये हर साइड से, वॉल्स के ऊपर हर साइड से क्या करता है, ऐसे प्रेशर जनरेट करता है, हर साइड प्रेशर लगाएगा ये। ठीक है, आई आपको बात समझ में? जैसे ये वाला है, देखो हमने इसमें, इसी बोतल में हमने 4 साइड ऐसे होल बना दिए। ठीक है, एक बोतल ली, जैसे ये ली बेटा मैंने, इसको मैंने पानी का पूरा भरा,
और मैंने इसमें एक होल इधर बना दिया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। इसको मैंने यहाँ तक पानी का भर रखा है। तो क्या होगा बेटा, हर एक होल में से सेम प्रेशर से पानी बाहर आएगा। उतने ही प्रेशर से इसमें से, उतने ही इसमें से, उतने ही इसमें से, उतने ही इसमें से, सेम प्रेशर से पानी बाहर आएगा। मतलब क्या हुआ कि पानी जो है ना वो इस वॉल्स के ऊपर, कंटेनर की इन वॉल्स के ऊपर हर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, प्रेशर जनरेट कर रहा है, ठीक है। लिक्विड हर डायरेक्शन में प्रेशर जनरेट करता है। तो लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। जो लिक्विड होते हैं बेटा, अगर सेम डेप्थ है ना, देखो ये जो हमने होल करे ना, ये एक ही लेवल पे करे हैं, एक ही लेवल पे, तो बेटा जो प्रेशर लगेगा ना पानी का वो सेम लगेगा। आई बात समझ में? अगर डेप्थ सेम है ना, हाइट कह लो, डेप्थ कह लो, अगर वो सेम है ना इतनी, तो अगर यहाँ पे करूँ मैं इस साइड, इस साइड, इस साइड, एक ही लेवल पे यहाँ पे भी अगर मैंने होल कर दिए तो सेम प्रेशर जनरेट होगा। आई आपको बात समझ में? अगर हाइट सेम है या डेप्थ सेम है तो सेम प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Liquid pressure on the bottom of the container does not depend on the area of the bottom. It acts perpendicular to the base. Yes. देखो बेटा, ये है, हमने इसमें पानी डाल रखा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये जो नीचे वाला बॉटम का एरिया है ना, इसके ऊपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रेशर इस हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ये परपेंडिकुलर जाएगा यहाँ से, परपेंडिकुलर जानते हो ना, 90 डिग्री के एंगल पे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे प्रेशर जनरेट होगा, परपेंडिकुलर इस हाइट की वजह से, ना कि इस बेस के एरिया की वजह से। लिक्विड प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द बॉटम। इस बॉटम के इस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता प्रेशर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द बेस। इस पे ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे प्रेशर लगता है, ऐसे, ठीक है। लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये हम पढ़ चुके हैं। जो लिक्विड होता है वो वॉल्स के ऊपर क्या लगाता है? प्रेशर लगाता है। लिक्विड हर साइड प्रेशर लगाता है, ठीक है, इस तरीके से। लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, ये भी हमने अभी पढ़ा है। अगर हाइट सेम है तो सेम प्रेशर जनरेट करेगा। कैसे? देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक होल बना दिया बेटा और इसी के लेवल पे इधर भी एक होल बना दिया, तो इतना ही पानी इधर से निकलेगा, इतना ही प्रेशर से पानी इधर से निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हाइट है ना, ये दोनों के लिए सेम है। आई आपको बात समझ में? अब अगर मैं ऐसा करूं, एक तो देखो मैंने यहाँ पे होल बनाया, एक मैंने यहाँ पे बनाया, एक मैंने यहाँ पे बनाया। अब बेटा यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए हाइट कितनी है, इस वाले के लिए हाइट इतनी है, इस वाले के लिए हाइट इतनी है, और इस वाले के लिए तो हाइट बहुत ही कम है। इसके लिए हाइट इतनी, इसके लिए इतनी, और इसके लिए इतनी। तो जिसके लिए ज्यादा हाइट होगी ना, उसके लिए उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे देखो, ये ज्यादा प्रेशर से पानी आ रहा है, इस पे कम प्रेशर से आ रहा है, इस पे तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसके लिए हाइट कम है, इसके लिए हाइट और ज्यादा। देखो मैं पानी के अंदर गई, ठीक है। अगर मेरे सिर पे सिर्फ इतने तक ही पानी है तो मेरे ऊपर कम प्रेशर लगेगा। अगर मैं और नीचे चली जाऊं, मेरे ऊपर इतना पानी आ जाए, तो बेटा मेरे ऊपर और ज्यादा प्रेशर लगेगा। अब अगर पानी और ज्यादा ऊपर तक चला जाए मेरे, तो मेरे ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर लगेगा। मतलब जितनी हाइट बढ़ती जाएगी उतना ही ज्यादा मेरे ऊपर क्या जनरेट होता जाएगा? प्रेशर जनरेट होता जाएगा। ये वही वाला डायग्राम है। अगर इसके लिए हाइट सिर्फ इतनी है तो कम प्रेशर है, इसके लिए इतनी हाइट है तो ज़्यादा प्रेशर, इसके लिए इतनी हाइट है तो और ज़्यादा प्रेशर, ठीक है। यही वाली बात है। लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। अगर डेप्थ सेम है तो इक्वल प्रेशर जनरेट करेगा, और लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, और अगर डेप्थ बढ़ जाती है तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब अगर देखो ये इधर है, इसी के लेवल पे एक होल मैं इधर भी बना दूं बेटा, तो इसमें से और इसमें से सेम प्रेशर से पानी आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के लिए हाइट क्या है? सेम है। जो अपना पिछला डायग्राम था ना, ये वही वाला था, ये वाला। देखो एक होल इधर, एक इधर, एक इधर, ये तीनों एक ही लेवल में है, ये तीनों होल एक ही लेवल में है। तो इन तीनों के लिए बेटा हाइट क्या है? सेम है। तो इतना ही प्रेशर यहाँ से, इतना ही यहाँ से, और इतना ही यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब अगर एक होल यहाँ पे कर दूं और एक होल मेरा यहीं पे है, तो इसमें से पानी कम निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए हाइट बस इतनी सी ही है। तो कम हाइट है तो कम प्रेशर है, ज्यादा हाइट है तो ज्यादा प्रेशर है, और सेम हाइट के ऊपर सेम प्रेशर है, ठीक है। आई होप अब आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेज। अब गैसेज भी प्रेशर लगाते हैं? जी हाँ, गैसेज भी प्रेशर लगाते हैं। गैसेज भी बेटा लिक्विड्स की तरह सब डायरेक्शंस में प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। देखिए
गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जैसे लिक्विड लगा रहा था वॉल्स ऑफ कंटेनर पे, इसी तरीके से गैसेस जो वो होती है ना, गैस जो होते हैं वो भी वॉल्स पे प्रेशर लगाते हैं। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, लिक्विड भी सब डायरेक्शंस में प्रेशर लगा रहा था, एयर भी सब डायरेक्शंस में प्रेशर लगाती है। एयर प्रेशर अराइजेस ड्यू टू द constant collision of the tiny molecules of the gases present in the air with the walls of the container in which it is enclosed। देखिए बेटा, मान के चलो ये है, ठीक है, इसके अंदर हवा भर दी, क्या भर दी, हवा भर दी। जैसे बलून होता है, बलून के अंदर हम हवा भर देते हैं ना, तो बेटा बलून ही मान के चलते हैं, देखो बलून है, बलून के अंदर बेटा मैंने हवा भर दी, ठीक है, क्या होगा, मेरा बलून फूल जाएगा, फूल गया मेरा बलून। अब वो जो उसके अंदर हवा है ना बेटा, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, ठीक है, कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो ऐसे टकराते रहते हैं, ऐसे मोशन में रहते हैं, वो जो बलून है उसकी दीवार से टकराएंगे, फिर आपस में टकराएंगे, इस तरीके से वो टकराते हैं, और उस टकराने से क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। आई आपको बात समझ में? अब अगर मैं बलून के अंदर और भी ज्यादा हवा भर दूं, हम करते हैं ना, बलून के अंदर हवा भरते हैं, और अगर ज्यादा हवा भर देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा बलून फट जाता है ना, क्योंकि बेटा हमने ज्यादा हवा भर दी, ज्यादा हवा भरने से क्या हुआ, जो बलून की जो कैपेसिटी थी ना उससे ज्यादा हमने प्रेशर जनरेट करवा दिया, गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे मार रहे थे एक दूसरे को, दीवारों पे मार रहे थे सिर, तो वो क्या हो गया, बलून फट गया। आई आपको बात समझ में? ऐसे होता है। देखो ये रहे, ये अपने पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये मान लो क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे के सारे बेटा कोलिजन करते हैं, आपस में भी टकराते हैं और दीवारों से भी टकराते हैं इस तरीके से, ठीक है, और जब ये ऐसे टकराते हैं ना बेटा, तो ये क्या क्या जनरेट करते हैं, ये प्रेशर जनरेट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये होता है बेटा, अपनी जो अर्थ है ना, अपनी अर्थ के आसपास क्या है, एक ब्लैंकेट है, इसका एयर का, एयर का एक ब्लैंकेट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब वो जो एयर है बेटा, जो आसपास अपने अर्थ के चारों ओर एयर है, अब वो एयर क्या जनरेट करेगी, प्रेशर जनरेट करेगी। एयर क्या जनरेट करती है, प्रेशर, उसके पास भी तो कुछ मास होता है ना, वो क्या जनरेट करेगी, वो प्रेशर लगाएगी। और वो प्रेशर जो होता है बेटा, एयर का जो प्रेशर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अपनी अर्थ के चारों ओर एक ब्लैंकेट है एयर का, ठीक है, और वो जो एयर है वो प्रेशर जनरेट करती है, और उसी प्रेशर को, एयर का जो वो प्रेशर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। देखिए बेटा, हाई एल्टीट्यूड जो होता है, हाई एल्टीट्यूड हैव अ लोअर प्रेशर, मतलब अगर हम ज़्यादा हाइट के ऊपर चले जाते हैं, जैसे माउंटेनियर हैं वो बहुत ऊंची हाइट पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, क्योंकि वहाँ पे एयर कम है, हवा वहाँ पे क्या है, कम है। और जो नीचे होते हैं ना, लोअर एल्टीट्यूड्स जो होते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं नीचे, वहाँ पे क्या होती है बेटा, देयर इज मोर एयर, ठीक है, देयर इज मोर एयर अबो यू, तो यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा एयर है तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जबकि जो ऊपर हाई एल्टीट्यूड है वहाँ पे बेटा प्रेशर कम लगता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एयर कम है। देखो, और एक और चीज़ होती है, जब हम, जैसे हम मान लो यहाँ पे हैं, तो अपने ऊपर बेटा इतनी हाइट का प्रेशर लग रहा है, ठीक है, अब अगर मान लो हम यहाँ पे हैं, तो अपने ऊपर सिर्फ इतनी हाइट का प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे ऑब्वियसली कम लगेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा लो एल्टीट्यूड पे क्या होता है, ज़्यादा होता है, और हाई एल्टीट्यूड पे अगर हम ऊपर चले जाएं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और सी लेवल पे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं 180 m, 180 m मतलब 1 एटमॉस, ठीक है, इस तरीके से। आगे देखते हैं। अब व्हेन यू प्रेस द शक्कर, शक्कर क्या होते हैं, ये बेटा ऐसे रबड़ के बने होते हैं, ठीक है, रबड़ के बने होते हैं, इनको ऐसे कहीं पे भी ऐसे चिपका देते हैं, ठीक है, तो और इसमें बेटा इसको एज अ हैंगर यूज कर लेते हैं हम लोग, आप लोगों ने देखे होंगे शक्कर, जैसे मान लो मेरे पास कोई शक्कर है, ऐसा तो कुछ, जैसे शक्कर है मान लो, तो वो ऐसे चिपक जाता है बेटा, और उसके पीछे ना ऐसे होल्डर लगा होता है, उसमें हम अपने कपड़े टांग लेते हैं या कोई भी सामान टांग देते हैं, तो इस तरीके से वो चिपक जाते हैं। तो वो कैसे चिपक जाते हैं, ठीक है, वहां पे कोई टेप कुछ नहीं लगा होता, उनको सिर्फ ऐसे किया और वो चिपक गए,
ठीक है, तो वो कैसे चिपकते हैं? देखो बेटा क्या होता है, जो ये रबड़ का शक्कर है, जब हम इसको ऐसे दीवार के पास लेके जाते हैं, तो जो वहाँ नीचे जितनी हवा है ना, वो ऐसे लेके जाते हैं, तो वो सारी हवा क्या कर जाती है, बाहर निकल जाती है, और फिर हम उसको ऐसे चिपका देते हैं। फिर क्या होता है बेटा, ऊपर एटमॉस्फेयर है, हवा है, यहाँ पे आसपास, मेरे आसपास हवा है, तो वो क्या करती है, वो इसके ऊपर क्या जनरेट करती है, प्रेशर जनरेट करती है। इसके नीचे हवा है नहीं, और इस शक्कर के ऊपर क्या लग रही है, हवा लग रही है, और वो प्रेशर जनरेट कर रही है, तो उस प्रेशर की वजह से बेटा वो उस दीवार से चिपका रह जाता है। ठीक है, वो नीचे नहीं गिरता, वो उस दीवार से चिपका हुआ रह जाता है। तो ये जो शक्कर होते हैं, ये इस फिनोमिना पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे when you press the when you press the sucker, most of the air between its cup and the surface escape out। ठीक है, जैसे ही हम ऐसे लेके जाते हैं दीवार के पास, तो उस दीवार के और शक्कर के बीच की जो हवा होती है वो बाहर निकल जाती है। शक्कर स्टिक्स टू द surface between the pressure of the atmosphere बिकॉज द प्रेशर ऑफ द एटमोसफेयर एक्ट्स ऑन इट। ये उससे चिपक जाता है बेटा, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग रहा है, शक्कर के ऊपर एटमोसफेयर का प्रेशर लग रहा है। टू पुल द शक्कर ऑफ द सरफेस, द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमोस्फेरिक प्रेशर। अगर हम उस शक्कर को उस दीवार से हटाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितना एटमोस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे लग रहा है, हमें उसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस शक्कर को वहाँ से हटाने के लिए। ठीक है, देखो जैसे ये दीवार है, और ये मैंने शक्कर चिपका दिया यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे जो हवा थी वो सारी की सारी बाहर निकल जाती है, और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम क्या होता है, जहाँ पे कुछ भी ना हो, खाली जगह, जहाँ पे हवा भी ना हो, उस जगह को वैक्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ नीचे तो कुछ है नहीं, बाहर से कौन प्रेशर लगा रहा है, एटमोस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, तो ये शक्कर जो है ना, ये इस दीवार से चिपका हुआ रह जाता है। अब अगर इसको यहाँ से हटाना है बेटा, तो हमको इस प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर इधर लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, यहाँ से हटेगा। आई आपको बात समझ में? तो इस तरीके से हम शक्कर को चिपकाते हैं दीवार के ऊपर। तो यहाँ पे बेटा अपना फोर्स और प्रेशर का चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा, आपने ध्यान से सुना होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए 100 MCQ क्वेश्चंस का सेशन लेके आऊँगी। जब आप वो 100 MCQ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपके कंसेप्ट जो है ना, वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।